कहाँ जाऊँ अब? तभी उस इंसान की नजर सामने जंगल की ओर पड़ती है। हाँ, शायद यहाँ से रास्ता मिल सकता है कोई। सेठ धनीराम के हाउस के सभी लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। इतनी सादी सब्जियां कौन खाता है माँ? किशन अपनी आधी खाने से भरी थाली पीछे कर खिसका देता है। ओहो बेटा, और क्या खाओगे? अरे तो कोई बात नहीं, रघुवीर को बोल दो कि खाने को ले जाए। हाँ माँ, मैं कॉलेज में ही खा लूंगा। रघुवीर। तभी अंदर से उसका नौकर रघुवीर आता है। जी मालकिन। छोटे साहब का ये खाना बच गया है, इसे ले जाओ। जी मालकिन। रघुवीर खाना एक थैली में बांधकर बाहर ले जाता है और एक खाली कूड़ेदान में डाल देता है। जैसे ही रघुवीर अंदर जाता है तभी चुपके से घर के दरवाजे से एक गरीब सा लड़का वहां आता है और कूड़ेदान में से वो थैली उठाकर वहां से तुरंत भाग जाता है। रवि दौड़ता हुआ आता है और सड़क के बगल में बनी एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर घुस जाता है और देखता है कि उसकी माँ फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर एक फटी पुरानी चादर बिछाकर लेटी हुई है। माँ? रवि की माँ धीरे से उसकी तरफ सर उठाकर देखती है। खाना लाया हूँ माँ। झोपड़ी के एक कोने में रखे कुछ टूटे बर्तन में से रवि एक थाली उठाकर ले आता है और उसमें वो सारा खाना डाल देता है। ये कहाँ से लाए बेटा? रवि कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। वो माँ, वो चौबे जी है ना सुनार, उनके नौकर ने बाहर बचा हुआ खाना फेंका था तो वो। रवि की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगती है। हे प्रभु, आपने इस भूखे पेट को आज खाना नसीब कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि खाना खाकर उठकर हाथ धो देता है और वापस रख देता है और अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। माँ, आप अभी भी भगवान का धन्यवाद क्यों करती हो? धन्यवाद उस खाने का करना चाहिए जो मिला हो। मैं कूड़ेदान से उठाकर लाया हूँ ये खाना। नहीं, तुम नहीं लाए, वो भगवान का दिया हुआ ही खाना है बेटा। सोचो, अगर यहाँ भी खाना नहीं मिलता तो क्या पता हमें आज फिर से भूखा सोना पड़ता। अगर उन्हें इतनी परवाह होती तो वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देते और हमें हर जगह खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता। मन सच्चा रखो बेटा, प्रभु सब ठीक करेंगे। हम सड़क पर आ चुके हैं माँ, इन कट्टों के नीचे रहना पड़ रहा है हमें। उन्होंने सब छीन लिया, हमारा घर, हमारे सपने, यहाँ तक कि पापा को भी। कुछ दिनों बाद रवि सेठ धनीराम को घर के बाहर खड़े इधर उधर देख रहा होता है। उसकी नजर कभी दरवाजे पर पड़ जाती, कभी आंगन की तरफ। और तभी किशन कॉलेज से आता हुआ रवि को अपने घर की तरफ ताक झांक करते हुए देख लेता है। ये कौन है और हमारे घर में क्यों ताक झांक कर रहे हैं? किशन तभी वहां आकर रवि को पकड़ लेता है। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ, और अंदर क्या देख रहे थे बताओ? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर में नहीं देख रहा था, मैं तो बस खाने के लिए कुछ देख रहा था। मुझे पक्का बताया कि तुम चोरी करने के लिए आए हो यहाँ। बहुत शौक है ना दूसरों के घरों में झांकने का। चलो मेरे साथ, तुम्हारे बारे में तो पापा को बताना पड़ेगा। पापा। सेठ धनीराम एकदम से किशन की ओर देखता है। ये देखो पापा, बाहर खड़ा घर में झांक रहा था हमारे। सेठ धनीराम गौर से रवि की ओर देखने लगता है। क्यों देख रहे थे साहब? मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी गलत वजह से नहीं देख रहा था। मैं तो बस ये देख रहा था कि कुछ खाने पीने का है आसपास, अगर तो, क्योंकि कभी कभी आपके कूड़ेदान में कुछ खाने के लिए मिल जाता है, तो बस इसीलिए देख रहा था, अगर कुछ हो तो। क्या कुछ भी झूठ मूठ बोले जा रहा है? कूड़े का खाना कौन खाता है? झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, दरअसल मैं यहीं पास में रहता हूँ, एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ। मेरे पास तो एक पक्की छत तक नहीं है अपनी माँ को देने के लिए। कपड़ों और बोरियों की बनी झोपड़ी में रहते हैं साहब, हम कहाँ से रोज़ रोज़ खाना लाएंगे?
सेठ धनीराम कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहता है। किशन अंदर जाओ, अब मैं देख लूंगा। ठीक है। धर्मपाल मास्टर के बेटे हो ना तुम? रवि चौंक कर सेठ धनीराम की ओर देखता है। हाँ, पर आपको कैसे पता? तुम्हारे पापा को तो पूरा गांव जानता है, जब से वो जेल गए हैं, और तुम्हें मैंने देखा था कई बार उनके साथ। रवि चुपचाप अपना सर झुका लेता है। सच बताओ, बाहर क्यों खड़े थे? साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ खाने के लिए बाहर खड़ा था। जब इतनी दिक्कत आ रही है तो कोई काम क्यों नहीं कर लेते? थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। साहब जब से पापा जेल गए हैं तब से गांव में सबकी नज़रों में उनके साथ साथ हम भी मानो कोई अपराधी बन गए हैं। पहले लोगों ने गुस्से में हमारा घर तोड़ा, और जहाँ भी काम मांगने गए तो वहाँ से सभी लोगों ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। राशन मांगने गए तो किसी भी दुकान वाले ने एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। सबने बस एक ही चीज़ कही, साहब कुछ काम हो तो दे दीजिए, मुझे और मेरी माँ को बहुत ज़रूरत है पैसों की। अरे नहीं भाई, तुमको काम पर रखना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तुम अगर अपने पापा की तरह मेरी दुकान साफ कर गए तो हाँ, मैं तो बैठा रह जाऊंगा। रवि सर झुकाए खड़ा रहता है। अगर मैं तुम्हें काम दूं तो करोगे? ये सुनते ही सेठ धनीराम की बीवी चौंक जाती है और उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। सच में मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? हाँ, गाड़ी धो देना, कपड़े धो लेना, जूते साफ कर लेना, ये काम तो कर ही सकते हो। जी साहब, धन्यवाद आपका। क्या हुआ? इसीलिए रखा है ताकि नज़रों में रहे हमारे, वरना मैं तो भूल ही गया था उसके बेटे के बारे में। जितना ज़्यादा हमारी नज़रों के सामने रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा। रघुवीर। जी मालिक। कल से एक लड़का काम पर आने वाला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उस पर नज़र रखना हर पल। जी मालिक। अगले दिन से ही रवि काम पर आना शुरू कर देता है। रवि पूरी मेहनत से गाड़ी साफ कर रहा होता है, तभी सेठ धनीराम बाहर आता है। इसके बाद कुछ जूते और रखे अंदर, उन पर भी पॉलिश मार देना। जी साहब। सेठ धनीराम पलटकर अंदर खड़े रघुवीर की ओर इशारा करके उसे रवि पर नजर रखने के लिए बोल देता है। जी साहब, जो इतना ही शक है तो फिर रखा क्यों ऐसे? कुछ दिनों में रवि घर के सारे काम अच्छे से सीख जाता है। रवि बेटा एक बात बताओ। जी काका पूछो। तुम्हें इस उम्र में ये सब काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पापा नहीं है तुम्हारे? हैं, फिर भी तुम ये काम कर रहे हो क्यों? है मगर हमारे साथ नहीं है। मतलब आपने धर्मपाल मास्टर का नाम सुना है? वो जिनके घर काला धन मिला था बहुत सारा? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। रघुवीर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है और रवि अपना काम करता रहता है। रवि और उसकी माँ आराम से सो रहे होते हैं कि तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। इतनी रात को कौन आया यहाँ? कुछ दिनों बाद अगला दिन चढ़ते ही रवि तुरंत सेठ धनीराम के घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तभी उसे दिखता है कि वहां एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है जो कि सेठ धनीराम से बात कर रहा है। नमस्ते साहब। सेठ धनीराम एकदम से रवि की ओर देखता है। रवि कुछ देर के लिए बाहर जाना, मैं अपने आप बुला लूंगा तुम्हें थोड़ी देर में। रवि भी बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में सेठ धनीराम उसे अंदर बुला लेता है। रवि आ जाओ अंदर, रसोई में जाकर रघुवीर की मदद कर दो खाने में। रवि रसोई में चला जाता है जहां रघुवीर खड़ा खाना बना रहा होता है। अरे आ गए बेटा। हाँ काका। रवि को ध्यान आ जाता है कि रघुवीर को बार बार खांसी आ रही है और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। काका आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बुखार है थोड़ा, पर कोई नहीं, दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप बैठो पहले आराम से, काम सारा मैं कर लूँगा। अरे नहीं बेटा, तुम कैसे करोगे काम अकेले सारा? अरे काका आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कीजिए। रवि खाना बनाने लगता है और रघुवीर को आराम से कुर्सी पर बिठा देता है। काका वैसे ये बाहर पुलिस वाला क्यों आया हुआ था? पता नहीं, पर खास है, चौबे साहब का एकदम। अच्छा,
रवि घर की साफ सफाई करके वापस रसोई में आ जाता है। कैसी है काका आपकी तबीयत अभी? ठीक है बेटा, अभी तो काम की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने सारी साफ सफाई कर दी है, घर की भी, गाड़ी की भी। जो भी कपड़े थे वो भी धो दिए। तो अगर आपको घर जाना है तो आप घर भी जा सकते हो। शाम का खाना भी मैं देख लूंगा। रघुवीर मुस्कुराकर रवि की ओर देखने लगता है। तुम्हें बुरा नहीं लगता बेटा कि गलती तुम्हारे पापा ने की और भुगतान तुम्हें और तुम्हारी माँ को करना पड़ रहा है? लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अब कर भी तो कुछ नहीं सकते ना काका। और तुम्हारे पापा, उन पर गुस्सा नहीं आता? आता था गुस्सा पहले, क्योंकि यकीन नहीं हो पाता था। पापा ने हमेशा से मुझे ईमानदारी से जीना सिखाया था। हमेशा से ये कहा था कि कभी किसी का नुकसान ना करूं, कभी किसी की हक की चीज़ ना छीनूं। जब पुलिस को हमारे घर पर वो पैसे मिले तो कुछ पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे पापा ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन पापा ने भले कुछ भी किया हो, पर मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करने वाला। शाम को मेरे साथ ही घर चल पड़ना बेटा, ठीक है? रघुवीर चलते चलते रवि की तरफ देखता है। रवि, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी? सच की कहानी, वो कहानी जो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हें और सभी गांव वालों को कोई और कहानी दिखाई और सुनाई है चौबे साहब ने। रवि के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। क्या मतलब? रघुवीर गहरी सांस लेता है। 2 साल पहले की बात है। एक बार मैं ऐसे ही काम कर रहा था, पर तभी मैंने देखा कि वो हवलदार जिसे तुमने आज देखा था, वो बड़े साहब से मिलने आया था। काम साफ होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो। तभी सेठ धनीराम एक छोटा सा बैग निकालता है, उसे हवलदार की तरफ बढ़ाता है। ये रख लो, और जैसा बोला वैसा ही करना। समझ गया? जब पुलिस के साथ जाओ तो वहीं छुपा देना ताकि पुलिस को मिल जाए सबूत के रूप में, ठीक है? हाँ, थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बुलाया। रघुवीर। जी मालिक। एक काम है। रघुवीर चुप रहता है। अभी मैं पुलिस को फोन करूंगा। जब वो पूछे तो बस इतना कहना कि धर्मपाल मास्टर के घर पर काला धन छुपा हुआ है और तुरंत पहुंचना होगा, वरना वो धन को लेकर आज ही फरार हो जाएगा। रघुवीर के हाथ कांपने लगते हैं। समझा? जी मालिक, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं चाहे तो मना भी कर सकता था, लेकिन उस वक्त इतना डर गया था कि समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी रवि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। अब एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको काका। कैसी कहानी? रवि और उसकी माँ आराम से सो रहे होते हैं कि तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। अब कौन घूम रहा है यहाँ? रवि धीरे से अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। पापा? हाँ, आप यहाँ कैसे? भाग कर आया हूँ सच बताने तुम्हें। सच? कैसा सच? ये कि तेरा बाप चोर नहीं है बेटा, तेरे पापा चोर नहीं है। ये सुनते ही रवि के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या? फिर ये सब? मुझे सेठ धनीराम चौबे ने फंसाया है। रवि ये सुनते ही थरथरा जाता है। मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, वो क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि वो जो सोना अपनी दुकान पर बेचता है वो गैर कानूनी है, जो कि बाहर देशों से आता है। जिसे वो कम दाम में खरीदता है और फिर महंगे दामों में लोगों को बेचता है। और इसके बारे में मुझे पता चल गया था तो मैंने उसे रोकना चाहा, और जब मैंने कहा कि पुलिस को बता दूंगा तब उसने अपने किसी खास को कहकर मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा दी कि मेरे घर काला धन रखा हुआ है। और जब वो घर पर आए तभी उन्हें एक छोटा बैग मेरी अलमारी में मिला जिसमें काला धन था, जो कि उसने एक हवलदार को पैसे देकर वहाँ रखवा दिया था। और फिर उस हवलदार ने वही बैग इंस्पेक्टर को दे दिया, ये कहकर कि ये मेरी अलमारी से मिला है। रवि की आंखों में आंसू और गुस्सा आ जाता है। अब सब मुझ पर छोड़ दो पापा, मैं उस सेठ धनीराम को छोड़ूंगा नहीं। मतलब तुमको सब कुछ पता था पहले से ही?
जी काका, मैं बस सही दिन का इंतज़ार कर रहा था और आज वो सही दिन आ गया है। वो कैसे? क्योंकि अब मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। सेठ धनीराम चौबे को आज तक पुलिस वाले इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि एक तो पुलिस थाने में उसका खुद का खास आदमी बैठा है और दूसरा कोई सबूत नहीं था किसी के पास उन्हें गलत साबित करने के लिए। लेकिन अब मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी। काका, आप क्या मेरा एक काम कर सकते हैं? तुम जो कहोगे बेटा वो करूँगा, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। पुलिस हर जगह पापा को ढूंढ रही है तो पापा खुद थाने नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हैं क्योंकि आप खुद एक जीता जागता गवाह हो सेठ धनीराम के गुनाहों के लिए। क्योंकि आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, अपने कानों से सब कुछ सुना है। तो आप बस कल सुबह पुलिस को सेठ धनीराम के घर पर ले आना, बाकी मैं और पापा संभाल लेंगे। गवाह तो ठीक है पर बेटा सबूत कहाँ है हमारे पास? वो मुझे मिल चुका है, उसकी चिंता मत कीजिए। आप बस कल सुबह पुलिस को सेठ धनीराम के घर पर ले आना और उन्हें जाकर बताना कि उनका एक हवलदार भी इस जुर्म में शामिल है और कैसे उन्होंने मेरे पापा को फंसाया। जैसा तुम कहो बेटा, इस घर में पहले तुम आए हो जिसने मेरी इतनी कदर करी है, वरना तो इन्हें मेरे मरने जीने से भी फर्क नहीं पड़ता। तभी रवि अंदर आता है। साहब वो कुछ चाहिए था। हाँ बोलो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मिल सकते हैं? सेठ धनीराम, सुधा और किशन तीनों एक साथ चौंक जाते हैं। क्या? 10 लाख? क्यों चाहिए तुम्हें 10 लाख? ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। क्या साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? सेठ धनीराम एकदम से रवि की ओर देखता है और दूसरी ओर सुधा की नजरें भी थोड़ी चौकन्नी हो जाती हैं। आपके लिए तो 10 लाख देना बस एक बड़े कप चाय की 2 घूंट पीने जैसा है। सुधा और सेठ धनीराम डर कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या बोले जा रहे हो तुम? रवि अपनी जेब से एक बड़े से नोटों की गड्डी निकालता है और सीधा टेबल पर फेंक देता है, जिसे देखकर ये पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? चोरी की है? चोरी तो अब पता लगेगी सच में कि किसने की है। मैंने वहीं से उठाए जहाँ आपने छुपा रखे थे। क्या बोले जा रहे हो तुम? आपके बेडरूम में जो बड़ा सा गद्दा है ना, उसी के अंदर थे और वो तो बस एक जगह है और न जाने आपने कहाँ कहाँ काला धन छुपाया है। वही काला धन जिसके जुर्म में आपने मेरे पापा को फंसाया था। पापा ये क्या कह रहा है? सेठ धनीराम गुस्से से रवि की तरफ बढ़ता है। हाँ किया मैंने, पर तुम ये साबित कैसे करोगे? सेठ धनीराम चौबे, काला धन छुपाने और धर्मपाल को झूठी साजिश के फंसाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। रवि वो गड्डी उठाकर पुलिस को दे देता है। तुम्हें कैसे पता लगा ये सब? मैंने बताया ऐसे। रघुवीर तुम? अरे पर पापा क्यों करेंगे ये सब? हमारा इतना अच्छा काम है तो पापा क्यों फंसाएंगे तुम्हारे पापा को? उनका क्या लेना देना मेरे पापा से? तभी दरवाजे पर एक आवाज आती है। इसलिए क्योंकि मैं सच जानता था। तुम यहाँ कैसे? उस रात के बाद से मैंने सब देखना शुरू किया बिल्कुल ध्यान से। जहाँ जहाँ मैं सफाई करता था मैंने हर जगह ढूंढा और कल मुझे मिल गया आपका सच। और फिर रघुवीर काका ने भी मुझे सच बता दिया तो मैंने उन्हें भी अपनी इस तरकीब में शामिल कर लिया। आपको बहुत शौक है ना गरीबों का फ़ायदा उठाने का, लेकिन आज आपको पता लग गया होगा कि जब गरीब एक साथ आ जाए तो फिर क्या होता है। पुलिस सेठ धनीराम को पकड़कर ले जाती है और सुधा और किशन चुपचाप खड़े सब देखते रह जाते हैं। शाबाश मेरे बच्चे, मेरे सच्चे वीर। आपका बेटा जो हूँ और काका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस वालों को यहाँ तक लेकर आने के लिए। हाँ भाई, मैं भी आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लिया। अब आखिरकार मैं पढ़ पाऊंगा आगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और धर्मपाल और उसके परिवार की खोई हुई इज्जत वापस लौट आती है। और कुछ ही दिनों में जो घर लोगों ने गुस्से में आकर तोड़ दिया था, वो सरपंच द्वारा उनके लिए फिर से बना दिया जाता है। धर्मपाल और रवि की एक कहानी मिसाल बन जाती है कि कैसे सच को ना कोई दबा सकता है और ना ही कोई बुझा सकता है। सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।